जवाब देने के लिए हमारे जो कि लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है डॉक्टर सोनिया लाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि डायरेक्टर हैं मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा की। डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ हैं जो कि श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। तरन्नुम डोबरियाल हमारे साथ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और स्पिरिचुअल लीडर हैं। ईरा त्रिवेदी योग गुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर सोनिया, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आपसे कुछ देर पहले हेल्थ मिनिस्ट्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें एक बड़ी अहम बात की गई कि अगर आप घर में हैं तब भी वो वक्त आ गया है कि आप मास्क लगाना शुरू कर दें। डॉक्टर सोनिया, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने शायद ऑडियो म्यूट कर दिया है, उसे अनम्यूट करके एक बार फिर से अपनी बात। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। तो विशाल, बेसिकली अभी सिचुएशन ऐसे आ गई है, जो ये करंट वेरिएंट आया है, हम तो ये देख ही रहे कि इसका ट्रांसमिशन रेट, इसका मतलब अगर एक इंसान घर में बीमार होता है तो कितने और लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाती है। तो अब देखा जा रहा है कि एक शायद 9 लोगों को भी इन्फेक्ट कर पा रहा है, इतनी ज्यादा इसका ट्रांसमिशन, इसका रेट है। तो इसलिए एक प्रिकॉशन की तरह, अगर क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी इसको फैला रहे हैं, किसी को नहीं पता चल रहा है, कई लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं है, कईयों में इतने ज्यादा सिम्टम्स हैं, इतने ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तो शायद एक्चुअली एक पॉइंट आ गया है कि अगर आपस में भी लोग बैठे हैं, मास्क लगा के ही घर पे बैठे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस पैंडेमिक को रोकना होगा। जिस तेजी से ये बढ़ रहा है, जिस तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम पे स्ट्रेस आ रहा है, बहुत हेल्पलेस सिचुएशन है हेल्थ केयर के लोगों के लिए भी जो संक्रमित हो गए हैं। मतलब इतना हेल्पलेस शायद कभी इंडिया में कभी ऐसा फील नहीं हुआ है। तो शायद कोई भी अगर संक्रमित नहीं है तब भी घर में मास्क लगाकर रखें, आप ये कह रहे हैं? शायद मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि इस स्टेज पे जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, अगर आप आपस में बैठे हैं, अगर आप में से कोई भी घर पे है जो बाहर जाता है काम करने, तो शायद अच्छा होगा अगर बाकी फैमिली मेंबर्स अपने प्रिकॉशंस लेने के लिए मास्क डाल के रखें। अगर घर पे कोई है जो बाहर जाता है, अगर सारे घर पे अपने ही घर पे हैं, कोई बाहर नहीं निकलता है, अपने सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, तब शायद जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर घर से कोई भी आता है, बाहर से कोई जाता है और वापस आता है, तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस समय पता नहीं चल रहा है कि कौन कैरियर है और कौन कैरियर नहीं है। ठीक है, डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सोइन, हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर गुलेरिया ने अभी कुछ देर पहले बड़ी एक अहम बात कही कि घर में अगर कोई एक व्यक्ति भी संक्रमित है, आप उसका ध्यान रख रहे हैं, तो इंतजार मत कीजिए, अपना इलाज भी शुरू कर दीजिए। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि जब कोई पॉजिटिव टेस्ट करता है तो इलाज क्या है। तो इलाज तो यही है कि रेस्ट अच्छा चाहिए, नींद अच्छी चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, खाना सही खाना है, लेकिन कुछ विटामिन लेने हैं, स्पेशली विटामिन डी, विटामिन सी। तो ये जो तरीके हैं ये तो बिल्कुल इस्तेमाल करने चाहिए हर इंसान को घर में जैसे ही कोई संक्रमित होता है। ये तो सही बात है। अब जहां तक एंटीवायरल का सवाल है, वो अपने आप से, उनका ये मतलब कहीं नहीं है कि अपने आप से शुरू करना है। उनका यही मतलब है कि जो आसपास के लोग हैं, संक्रमित लोगों के पास जो लोग रहते हैं, वो भी फिजिशियन से कांटेक्ट करें, स्पेशली अगर उनको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो, और नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल फुल अपना प्रोटेक्शन रखना है और विटामिन खाने हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल व्यतीत करना है और सतर्क रहना है। यानी कि मान लीजिए मेरे घर में कोई अगर संक्रमित है और मैं उनका ध्यान रख रहा हूं तो मैं मल्टीविटामिन ले सकता हूं, लेकिन जो कोरोना वाली दवाइयां हैं जो संक्रमित पेशेंट को दी जा रही हैं वो मुझे नहीं लेनी है। वो आपको अपने आप से नहीं लेनी है। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आपको टेस्ट भी करना चाहिए और आपको अपने फिजिशियन से या जो संक्रमित है उसके जो फिजिशियन है उनसे बात करनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर सूर्यकांत का मैं रुख करूंगा। डॉक्टर सूर्यकांत, पिछले 1 साल से हम इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मामले 3-3.5 लाख को पार कर रहे हैं, यह कंफ्यूजन फिर से लोगों के दिमाग में है कि एक वायरल फ्लू, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और कोरोना के लक्षण एक जैसे हैं। कैसे पता करें कोरोना है? टेस्ट भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहे हैं। आरटी-पीसीआर का रिजल्ट आने में 4-4, 5-5 दिन लग रहे हैं। टेस्ट किट भी नहीं। देखिए, बहुत आसान है। अब आप ये मान लीजिए कि कोई भी नया लक्षण आ रहा है और उसके साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, तो ये कोरोना ही है अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। बुखार आ रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, तो कोविड है। सिर में दर्द हो रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, तो ये कोरोना है। शरीर में दर्द हो रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, तो ये कोविड है। डायरिया हो रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, तो ये कोरोना है।
अगर केवल थकान लग रही है, कमजोरी लग रही है और उसके साथ भी ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो भी ये कोरोना है, अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। चाहे रिपोर्ट पॉजिटिव आए या रिपोर्ट नेगेटिव आए, इसको आप कोविड ही मानिए। और अगर आपके घर में खास तौर पर कोई कोविड रोगी है और तब आपको कोई नया लक्षण शुरू हो गया है, तो जो दवा वो खा रहा है वो दवा आप खा लीजिए। अब ज्यादा आप प्लीज प्रोटोकॉल के चक्कर मत पड़िए, कोरोना से ज्यादा अब ये प्रोटोकॉल नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। ऑक्सीजन लेवल का आपको ध्यान रखना है, कैसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट होना, आप जान रहे हैं, कई जगह पर टेस्ट किट नहीं है, कई जगह पर रिजल्ट आने में समय लग रहा है। डॉक्टर सोनिया, ये एक बड़ा कॉमन सवाल आ रहा है कि एक घर में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव, उसकी रिपोर्ट आ रही है, बाकी दोनों लोग नेगेटिव आ रहे हैं, जबकि लक्षण सब में एक जैसे हैं, क्या करें? तो इस बार ये भी हमें दिख रहा है कि फॉल्स नेगेटिव भी बहुत आ रही है। शायद ये वेरिएंट का चक्कर है। हमें पता है वैसे भी सेंसिटिविटी आरटीपीसीआर की अराउंड 60-70% है, लेकिन इस बार जब अगर किसी को सिम्टम्स हैं, आई थिंक जैसे डॉक्टर सूर्यकांत ने बोला, अगर आपको सिम्टम्स हैं, अगर आपका बुखार है, अगर आपका सैचुरेशन डाउन हो रहा है, अगर आपका टेस्ट नेगेटिव भी है और एक इंसान का जो दूसरा है, जो आपके फैमिली मेंबर उनका पॉजिटिव आए, तो आप यही मान के चलिए कि आपको भी कोविड हुआ है। इसमें आप आरटीपीसीआर के बेसिस पे सिर्फ नहीं जा सकते, आपको अपने सिम्टम्स देखने पड़ेंगे। और सबसे पहली चीज होगी, अगर किसी को सिम्टम्स होते हैं, डॉक्टर को कांटेक्ट जरूर करिए, सो दैट आपको गाइडेंस मिले, क्योंकि आजकल टेस्ट आने में टाइम लग रहा है, कि आपको गाइडेंस मिले कि आपको क्या इलाज शुरू करना है। और अपने सिम्टम्स को, अपने वाइटल चार्ट को, मैं सबको बोलूंगी, जैसे ही बुखार होता है, जैसे भी कोई सिम्टम होता है, घर पे चार्ट बनाना शुरू करिए, पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखिए और हर 4 घंटे अपने वाइटल जरूर लिखिए और उसको मॉनिटर करिए, सो दैट अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे तो आप उनको बता सकते हैं कि आपकी क्या स्थिति है एग्जैक्टली। ठीक है डॉक्टर अविंदर सिंह सोइन, ये एक और सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो पा रहा है, टेस्ट किट नहीं है या रिजल्ट आने में देर हो रही है, और लक्षण सारे कोरोना वाले हैं, टेस्ट नहीं है, स्मेल नहीं है, और भी कई लक्षण जो कोरोना वाले हैं, तो अब क्या ये मान लें कि कोविड पॉजिटिव है और उसी तरीके से दवाइयां लेनी शुरू कर दें डॉक्टर से पूछकर? जी बिल्कुल, अगर कोरोना के सिम्टम्स हैं और कोरोना टेस्ट आज नहीं हुआ, कल होगा या कल हुआ और परसों रिपोर्ट आएगा, तो अगले 2 दिन तक वेट नहीं करना है, कोरोना का इलाज करना। और वो इलाज जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया है और मैं भी बता चुका हूं कई बार, कि फिजिशियन से कांटेक्ट करके इलाज करना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि जो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आया कि हमारे नेबर ने, हमारे फ्रेंड ने, मामा ने ये इलाज किया तो हम भी यही करेंगे, ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि सबके इलाज थोड़े थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन जो जनरल प्रिकॉशंस है वो मैं पहले ही बता चुका हूं, वो आपने शुरू करने हैं और फिजिशियन से कांटेक्ट करके अपना भी इलाज शुरू करना है, चाहे अभी टेस्ट हुआ नहीं या रिपोर्ट नहीं आया। अगर वो सिम्टम्स हैं तो कोरोना है। ठीक है, मतलब टेस्ट रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, लेकिन अगर लक्षण कोरोना वाले हैं तो आपको इलाज शुरू करना होगा। तरन्नुम डोबरियाल मेरे साथ हैं, ईरा त्रिवेदी मेरे साथ हैं, उनका मैं रुख करूं उससे पहले एक सवाल डॉक्टर सूर्यकांत आपसे है। कई लोग ऐसे हैं कोरोना से रिकवरी के बाद भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस जोर जोर से खींचनी पड़ रही है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल सामान्य है, इसे कैसे समझें? देखिए, कई बार कोरोना ठीक हो जाता है लेकिन कुछ पोस्ट कोविड सिम्टम रह जाते हैं। एक तो मैं सबसे बड़ा बताऊं कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल नॉर्मल है और फिर भी ऐसा डिस्कंफर्ट लग रहा है सांस लेने में या घबराहट हो रही है, बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं, लक्षण हैं, जिनको हम पोस्ट कोविड कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पूरी कोविड यात्रा को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है, पहले 3 हफ्ते हैं वो कोविड है, उसके बाद जो 3 हफ्ते हैं वो एक्यूट कोविड, पोस्ट कोविड है, और 3 हफ्ते से लेके 3 महीने तक जो पीरियड है उसको हम पोस्ट क्रॉनिक कोविड कहते हैं। अब इस कोविड की शुरुआत से लेके और 3 महीने तक की जो यात्रा है, इस दौरान बहुत सारे आपको लक्षण होते हैं। पहली बात, जो जिसको कोविड हो गया और गलती से अस्पताल में घूम आया, आईसीयू में घूम आया, वेंटिलेटर से उसकी वो रूबरू हो गया, तो उसको सदमा बैठ जाता है। देखिए, अपने आप में ही कोविड होना अपने आप में एक सदमा है, और गलती से आप अस्पताल चले गए, ऑक्सीजन से आपका रूबरू हो गया, आपको नलियां लग गई, आपको बहुत सारे वहाँ अस्पताल के जो जेवर होते हैं वो पहना दिए गए, ये नली, वो आर्टराइज ट्यूब, ये वो फलाना, तो आदमी को सदमा लग जाता है। और गलती से कहीं वेंटिलेटर से घुस के निकल आए तो आप समझिए कि बहुत ही ज़्यादा सदमा लग जाता है। तो पोस्ट कोविड इतने एक
कुछ वैसे सिम्टम होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक सिम्टम्स या फिजिकल सिम्टम, और कुछ होते हैं जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो जाते हैं। तो ये जो घबराहट होना, ऑक्सीजन सैचुरेशन होने के बाद भी सांस फूलना, इसमें आपको एक साइकेट्रिस्ट या काउंसलिंग या साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए पोस्ट कोविड में, यानी कोविड ठीक हो गया फिर भी अगर आपको लक्षण रह जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक इशू बन गया है जिसको हम कहते हैं पोस्ट कोविड सिक्वली। और इस पोस्ट कोविड सिक्वली या पोस्ट कोविड सिंड्रोम में बहुत सारी चीजें हैं। एक हम लोगों ने कंपाइल करने की कोशिश की है, हम देश के 26 एक्सपर्ट मिले और हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसकी गाइडलाइंस दी है। मैं भी उसका हिस्सा हूं और इंडियन जर्नल ऑफ चेस्ट डिजीज एंड अलाइड साइंसेज में ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स। तो इस प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है और कौन कौन सी प्रॉब्लम कैसे कैसे डील की जाए, जिसमें एक जो अभी आपने बताया वो भी है। तो अपने डॉक्टर से संपर्क रखिए, घबराइए बिल्कुल मत। अब देखिए, जितना घबराएंगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा होती जाएंगी और लंबी होती जाएंगी, जिसको हम लॉन्ग कोविड, पोस्ट कोविड इस नाम से दे रहे हैं। आपने तो घबराहट का जिक्र किया, आपने साइकोलॉजिस्ट का जिक्र किया, तरन्नुम डोबरियाल हमारे साथ हैं ही, मैं उनसे ही समझ लेता हूं। एक तो पोस्ट कोविड है जो समस्याएं लोगों को मानसिक तौर पर हो रही हैं, और एक जो अभी स्वस्थ हैं उनके मन में डर बैठ गया है कि मेरे आसपास वाले लोगों को कोरोना हो रहा है तो मुझे तो होगा ही, और अगर हुआ तो मुझे इलाज कैसे मिलेगा। ये डर और घबराहट, इसे कैसे दूर करेंगे? तो सबसे पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लोग जो इससे प्रभावित हो गए हैं, जिसको कोविड हो चुका है, वो लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं, उनके फैमिली वाले भी बहुत डरे हुए हैं। मुझे बहुत कॉल्स आते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि अब तो फैमिली मेंबर भी नहीं बचेगा, वो भी नहीं बचेंगे, पूरा खानदान ही शायद खत्म हो जाए, और शायद सिम्टम्स इतने ग्रेव नहीं होंगे। तो मैं उनको टिप्स देती हूँ कि आप अपना थोड़ा सा सोशल मीडिया पे थोड़ा कम जाइए, थोड़ा अपने व्हाट्सएप मैसेजेस कम देखिए, क्योंकि उससे और भी उनको घबराहट होने लग जाती है। और थोड़ा अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो राइट सोर्सेस पे जाइए, आपके डॉक्टर्स को पूछिए, नहीं तो आप घबराहट से आधी बीमारी आपकी बढ़ जाएगी। सो बहुत सारे एंजाइटी केसेस आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं। और दूसरी बात तो ये हो रही है कि वो अगर किसी को कोरोना हो गया तो उनके घर पे भी जाने का, अगर बगल में भी कोई रहता है तो उनके घर पे भी जाना, उनको हो गया है कोरोना, 2 महीने हो गए लेकिन उनके घर पे भी जाने के लिए घबराते हैं। तो वो एम्पैथी फैक्टर जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे के आने वाले समय में, क्योंकि लोग एक दूसरे को स्टिग्मेटाइज करेंगे, स्टिग्मा दे देंगे कि अरे ये तो कोविड हो गया इसको। सो इस केसेस के लिए मैं बहुत लोगों से बोलती हूँ उनको कि आप थोड़ा सा माइंडफुल रहिए, प्रेजेंस रखिए। इतना सारा पैनिक जो हो रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट कि ये सिचुएशन ग्रेव है, लेकिन आपको अपनी स्थिरता, अपनी मेंटल स्टेट को शिफ्ट करना, चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा आप पॉजिटिव हो जाइए, लेकिन आपको एक बैलेंस लाना अपने जिंदगी में बहुत जरूरी है। नहीं तो हम इसको बहुत एक एक्स्ट्रापोलेट करके, बहुत ज्यादा बढ़ावा देके अपने ही दिमाग के अंदर इतना पैनिक क्रिएट करते हैं कि शायद उसी से आधा ब्रीदिंग नहीं हो पाता है उनसे। सो उसके लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, जाप करिए। मैं कहती हूँ कि अगर आप कोई गॉड को या डेटी को, जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, आप एक मंत्र जाप ले लीजिए और रोज शाम को घर के अंदर एक दिया जला के एटलीस्ट एक प्रेयर करिए, मेडिटेशन करिए। दूसरे लोगों के लिए जेनरोसिटी दिखाइए और एम्पैथी दिखाइए। अब यूजुअली घर के अंदर बैठे बैठे भी बहुत 10 जगह आपका दिमाग जा रहा है, आप आइसोलेट हो चुके हैं, आइसोलेशन में है लॉकडाउन के वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब पूरा टाइम पैनिक मोड में रहें। आपको थोड़ा सा बैलेंस लेके आके आपने थोड़ा सा बैलेंस की बात की, आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, मेडिटेशन की बात की। ईरा हमारे साथ है, मुझे लगता है वो बेहतर तरीके से बता सकती है। ईरा, आप पिछले कई दिनों से हमें योगासन बता रही हैं, प्राणायाम बता रही हैं, प्रूनिंग आपने बताया हमें। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास किस तरह के कॉल्स आते हैं? लोग आपसे क्या पूछते हैं? वो किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा परेशान हैं? और योग के पास क्या उसका कोई समाधान है? मेरे पास जो कॉल्स आते हैं वो टिपिकली कोविड के समय में आते हैं, जिनको थोड़े से माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। माइल्ड सिम्टम्स का मतलब जिनको थोड़ा सा फीवर होता है, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की सिचुएशन नहीं होती है।
वो लोग घर पे होते हैं और उनको चिंता है कि कहीं परमानेंट डैमेज ना हो जाए, और उनको ये इनकी इच्छा होती है कि हमारी रिकवरी जल्दी हो जाए। तो ये लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ईरा मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मुझको कोविड हुआ है, तो मैं अभी क्या करूं कि मेरी रिकवरी अच्छी हो जाए, कोई परमानेंट डैमेज नहीं होए। फिर दूसरे जो लोग आते हैं वो लोग होते हैं कि मैं अभी कोविड से रिकवर हुए हूँ और मुझको थोड़े से टिप्स चाहिए कि मैं अपने लंग्स को स्ट्रेंथन कर लूं, क्योंकि मुझको वीकनेस बहुत लग रही है और मुझको लग नहीं रहा है कि मेरी वो एनर्जी लेवल्स हैं माइंड और बॉडी दोनों की जो कोविड के पहले थी। फिर कोविड के साथ ये भी होता है, लोग 2-2 हफ्ते के लिए आइसोलेट हो जाते हैं, और जब आइसोलेट हो जाते हैं तो हल्के से डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि अकेलापन इतना लगता है और जो एक ह्यूमन प्रेजेंस है वो नहीं रेप्लिकेट कर सकता है जो व्हाट्सएप पे हो रहा है, सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो आइसोलेशन पे ही लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, उनको बहुत स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है। फिर एक तीसरे किस्म के लोग होते हैं जिनको कोविड शायद से हुआ नहीं है, पर उनके लाइफ में कोविड बहुत है, उनकी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, उनके बिजनेसेस कम हो रहे हैं, जिंदगी में बहुत सारा केओस हो रहा है क्योंकि पैंडेमिक फैला हुआ है, उनके माँ बाप कहीं और हैं, उनके फैमिली मेंबर्स कहीं और हैं, उनको लगता है मैं उनकी केयर कैसे करूं, मैं यहाँ बैठा हुआ। तो कोविड में ये भी चक्कर होता है कि अगर आप एल्डरली लोग जो हमारे सबके फैमिलीज में होते हैं, आपने जो 3 अलग अलग कैटेगरी बताई अभी ईरा, मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कुछ आसान सी चीजें जो सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जैक्टली तो मैं सब तीनों कैटेगरीज की बता लेती हूँ आपसे कि मैं लोगों को क्या बोलती हूँ। जिनको कोविड अभी हुआ है, मैं उनको बोलती हूँ कि आप अभी आप अपने मन को शांत रखिए और आप रेस्ट करिए। जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोनिंग करिए। आप प्रोनिंग का मतलब कि आप अपने पेट के बल लेट जाएं, एक कुशन को अपने हल्के से पेट या छाती के नीचे रख दें, तो आपकी छाती हल्की सी खुल जाती है। जो एल्वुली होती है हमारी लंग में, छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, वो हल्के से खुल जाते हैं और ऑक्सीजन सैचुरेशन ज्यादा होता है। तो ये सिंपल तरीके होते हैं। और उनको फिर मैं ये बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा डाइट में ध्यान रखें, आप कम खाएं। फीवर के टाइम पे आपको कम खाना चाहिए। ये नहीं कि फीवर हुआ है तो मैं ज्यादा खाऊंगी, और ये नहीं कि फीवर है तो मैं आइसक्रीम खाऊंगी, ये सब नहीं करना चाहिए। जब फीवर है तो आप बिल्कुल अपना खाना बहुत कम कर दीजिए, कम और न्यूट्रिशियस, मीनिंग खिचड़ी, थोड़ा सा सूप, थोड़ी सी स्टीम्ड वेजिटेबल्स, और अपने डाइट को पूरा वेजिटेरियन कर दें। तो नॉन वेज आप अगर खा रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने कोविड के समय पे बिल्कुल आप नॉन वेज ना खाएं, और डेयरी भी आप मत पिए, दूध वगैरह बिल्कुल मत पिए। आप अगर आपके घर में गाय है और आपको मालूम है कि आपका दूध कहाँ से आ रहा है, तो फिर आप थोड़ा सा ले सकते हैं, घी हल्का सा ले सकते हैं, छाछ पर डेयरी भी आप बिल्कुल कम कर लीजिए। तो ये हुआ जिन कोविड के थ्रू जा रहे हैं। फिर दूसरे जो होते हैं जो कोविड से रिकवरी करना चाहते हैं, और मैं उनको ये बोलती हूँ कि धीमे धीमे रिकवरी करिए। ये नहीं कि मैं अब ठीक हो गया, मैं पूरा में अब जाके वेट लिफ्टिंग करूंगा या खूब दौड़ करूंगा, नहीं। आप जब रिकवर हो रहे हैं आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ करूं क्योंकि मैं इतने दिन बिस्तर पे लेटी हुई थी, परंतु आप इजी लें और बिगिन करिए आप अपने हल्की सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ। आप प्राणायाम करिए, कपालभाति, अनुलोम, 2 काफी है प्राणायाम, और साथ साथ अब जेंटल योग आसन करें, धीरे धीरे सिंपल वाले योग आसन कि आपकी थोड़ी सी चेस्ट, थोड़ी सी स्पाइन, जो पूरी बॉडी बिल्कुल टाइट हो जाती है। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, मैं जब अगली बार आपके पास आऊंगा तो हम थोड़े से और आसन और प्राणायाम हम चाहेंगे कि आप हमें करके दिखाएं, क्योंकि सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं जल्दी से जो 3 डॉक्टर्स और मेरे साथ हैं उनसे जल्दी से बात करके कुछ और सवालों के जवाब लेना चाहता हूं। डॉक्टर सोनिया, एक सवाल जो सांसों से जुड़ा हुआ है, जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत ने भी बताया, उसी से जुड़ा हुआ सवाल। सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्या कोई टेस्ट कराने की जरूरत है या सिर्फ घबराहट है? नहीं, अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है और आपको लेकिन बुखार है या सांस लेने में तकलीफ हो, अगर आपको कोविड है, पहली तो चीज है कि सिम्टम्स क्या है, अगर आपको कोविड है या नहीं है। अगर बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो आपको टेस्ट बता देंगे। कभी ऐसी सिचुएशन में सीटी टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ जाती है, कुछ ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ जाती है। वो असेस करके, क्योंकि हर इंसान फर्क होता है, तो डॉक्टर असेस करके आपको बताएगा कि कौन सा टेस्ट करना है। फिर दूसरी सिचुएशन है कि आपको कोविड नहीं है, ना आपके आसपास किसी को कोविड है, लेकिन आपको एक घबराहट हो रही है। आप घर पे बैठे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरे को एंजाइटी, मेरा मतलब हार्ट भी तेज हो रही है, सांस ऐसे लग रहा है कि रुक रहा है,
हो सकता है वो एंजाइटी हो या एक पैनिक अटैक की तरह हो, क्योंकि अभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और ये भी बहुत जरूरी है, मुझे पैंडेमिक है लेकिन जो पैनिक साथ में आ रहा है वो हर चीज को 10 गुना ज्यादा वर्स करता है। जो लोग हेल्दी हैं क्या उन्हें भी पल्स ऑक्सीमीटर घर पर खरीद कर रखना चाहिए? उन्हें भी अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना चाहिए जो पूरी तरह से हेल्दी हैं? आई थिंक अगर आप हेल्दी हैं तो चेक अभी रेगुलरली चेक करने की जरूरत नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखें क्योंकि इस स्टेज में भी पता नहीं है कब किसी को कोविड हो जाए ऑनेस्टली। अगर आप बट ये नहीं कि अगर आप बिल्कुल हेल्दी है, सब कुछ बढ़िया है, कि आप रोज लेके अपना ऑक्सीमीटर चेक करें। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि लेवल्स कैन वेरी। हम 24 घंटे तो हम हमेशा ऐसे लेवल्स नहीं चेक करते हैं। तो 1% आपका ऑक्सीमीटर ही ठीक नहीं है तो आप सोचिए कितनी एंजाइटी आ सकती है किसी के अंदर अगर लेवल कम आता है। तो बिल्कुल हम रेकमेंड नहीं करते कि अगर आप हेल्दी हैं कि आप बिना बात के अपने वाइटल्स, अपना टेम्परेचर या अपना वो चेक करते रहें, ऑक्सीजन लेवल। डॉक्टर सोइन, जो अभी अभी कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं उनके मन में भी एक डर है, वो भी लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, क्या वो फिर से संक्रमित हो सकते हैं? 15-20 दिन, 1 महीना, क्या वो फिर से संक्रमित हो सकते हैं? जी, ये अब काफी क्लियर है कि कोरोना का संक्रमण दोबारा भी हो सकता है। जिस तरह मेरा खुद ही का एग्जांपल ले लीजिए, मेरे को लास्ट ईयर कोविड हुआ था, माइल्ड था, और इस साल फिर से हुआ है, और जबकि मैंने 2 बीच में वैक्सीन भी ली है। लेकिन वैक्सीन लेने का फायदा ये है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसका मैंने सुना हो जिसको सिवियर कोविड हो गया है वैक्सीन के बाद। तो वैक्सीन लेने से सिवियर कोविड और डेथ प्रिवेंट होती है, तो वैक्सीन अवश्य लेना चाहिए। और दूसरी इन्फेक्शन भी हो सकती है, जनरली माइल्ड होती है, और अगर पहले 3 महीने के अंदर हो जाए तो हो सकता है कि सेम इन्फेक्शन रीएक्टिवेट हो गई है, लेकिन 2.5-3 महीने के बाद होती है तो शायद एक अलग या म्यूटेंट स्ट्रेन से भी हो सकती है। क्या डॉक्टर सोइन कोई ऐसा डेटा, कोई रिसर्च बेस्ड डेटा हमारे पास उपलब्ध है जो बता सके कि जो व्यक्ति पॉजिटिव था कोरोना से वो ठीक हो गया, उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनी और वो कब तक एक्टिव रही? क्या ये बताया जा सकता है अब? जी, अभी तक जो डिटेल्स, साइंटिफिक डिटेल्स पब्लिश हुई हैं उसमें 8 महीने तक एंटीबॉडीज पाई गई हैं। अब ये संक्रमण इतना पुराना है ही नहीं कि इससे ज्यादा हमारे पास डेटा हो, लेकिन 6 से 8 महीने एंटीबॉडीज रहती हैं। ये इन्फेक्शन के बाद भी देखा गया है और वैक्सीनेशन के बाद भी देखा गया है। क्या ये एंटीबॉडीज आपको फिर संक्रमित होने से बचाएंगी या फिर संक्रमण तो हो सकता है लेकिन माइल्ड होगा? क्या कह सकते हैं इसके बारे में हम? आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया। जो दूसरा वाला है वही सही है कि संक्रमण तो हो सकता है अगर एंटीबॉडीज किसी में है या प्रीवियस इन्फेक्शन से है या वैक्सीनेशन से है, तो उनको दोबारा संक्रमण तो हो सकता है लेकिन माइल्ड होता है, सिवियर संक्रमण। ठीक है डॉक्टर सूर्यकांत, एक थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल यह है कि आरटीपीसीआर से अगर कोरोना पकड़ में ही नहीं आ रहा और किसी को कोरोना है, उसने 14 दिन आइसोलेशन में भी बिता लिए, कोरोना की दवाई भी ले ली, अब वो फिर आरटीपीसीआर करवाता है और अब नेगेटिव रिपोर्ट आती है, क्या इस बार मान लें कि यह रिपोर्ट ठीक है? डॉक्टर सूर्यकांत, डॉक्टर सूर्यकांत तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर सोनिया के पास मैं जाऊंगा। यही मेरा सवाल है कि पहली बार में जब आरटीपीसीआर की रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही, उस पर यकीन नहीं कर सकते, तो 14-15 दिन आइसोलेशन में बिताने के बाद आप फिर आरटीपीसीआर करवाते हैं, वो फिर आपको नेगेटिव दिखाता है। इस बार आप यकीन कर सकते हैं इस पर? अगर आपको शुरू से ही कोविड और पहली रिपोर्ट भी जैसे मैंने कहा था, अगर वो नेगेटिव ही आ रही है और आपने 14 दिन का आइसोलेशन कर दिया है, तो मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगी कि आप फिर से उसको टेस्ट करें, क्योंकि आपका पहला ही रिपोर्ट नेगेटिव आया था और आपने अज्यूम कर लिया कि आपको कोविड था। आपने अपने डॉक्टर से बात करी, आपने आइसोलेशन लिया, आपने सारे प्रिकॉशंस लिए। नहीं, डॉक्टर सोनिया, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी आरटीपीसीआर में कोरोना पकड़ में नहीं आ रहा, फिर वो सीटी करवाते हैं, फिर वो कहते हैं कि अच्छा कोरोना पॉजिटिव है, फिर उनका इलाज होता है, फिर वो 14-15 दिन बाद फिर आरटीपीसीआर करवाते हैं। इस बार वो यकीन कर सकते हैं आरटीपीसीआर पर? नॉर्मली कहते हैं कि अगर सिम्टम्स के 14 दिन के बाद अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो नॉर्मली इन्फेक्टिविटी पीरियड, जो ट्रांसमिशन पीरियड है, वो वैसे भी कम हो जाता है। तो आप नेगेटिव अगर है तो आप उसको मान के चल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप आपने वो 14 डेज ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, मतलब जब से आपका बुखार या आपके सिम्टम्स शुरू हुए हैं उससे अगर आप 14 डेज लेके चले, उसके बाद आप टेस्ट करवाते हैं, अगर वो नेगेटिव आता है, हाँ, आप उसको नेगेटिव मान के चल सकते हैं। क्योंकि इन्फेक्टिविटी पीरियड जो कोविड का है, जो कोरोना वायरस का है, वो टिपिकली 12 दिन तक रहता है, 12 से 14 दिन तक रहता है। तो वो
10 to 12 डेज उस पीरियड के बाद अगर आप करवा रहे हैं और वो नेगेटिव आता है तो आप उसको नेगेटिव लेके चल सकती हैं, प्रोवाइडेड आपके पास सिम्टम्स नहीं है। अगर बुखार तब भी चल रहा है या कोई सिम्टम्स तब भी चल रहे हैं और आपका पॉजिटिव आता है तो आपको फिर भी आपको थोड़े आइसोलेशन और प्रिकॉशंस लेने चाहिए और अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ठीक है, अगर 14 दिन के बाद भी सिम्टम्स हैं तो फिर आपको देखना होगा कि आपको टेस्ट करवाना है, टेस्ट पर यकीन है या नहीं, और अगर सिम्टम्स हैं तो फिर डॉक्टर से बात करनी होगी। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन सवालों के जवाब जो संक्रमण काल में आपको डरा रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक के रास्ते से घर में दाखिल हो गए। जी न्यूज रिपोर्टर योगेश खरे को यहां करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा मिली, वो भी अलग अलग देशों की। जी न्यूज के इस खुलासे से लगता है कि स्टैम्प घोटाले के तार विदेशों से भी जुड़े हैं। असम में पिछले 2 दशक से सुरक्षाकर्मी आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। जिन नौजवानों ने कभी हथियार उठाए थे, उन्हें एक अदद नौकरी की जरूरत का एहसास हुआ। एक भगौड़ी जिंदगी के मुकाबले एक स्थायी जिंदगी की खूबसूरती को उन्होंने महसूस किया। Now I don't face any problem at all. Like nobody refers to my past nowadays. बहुत सारे आतंकवादी गुटों ने पड़ोसी देशों जैसे भूटान और म्यांमार में अपना आधार बना लिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब ये गुट किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए हैं। दरअसल जब तक आधुनिकीकरण और विकास की तेज हवा असम के अंदरूनी इलाकों में नहीं बहेगी, तब तक अलगाववादी गुटों को ऐसी लड़कियां आसानी से मिल जाएंगी जो हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। स्मिता प्रकाश, जी न्यूज, गुवाहाटी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने माना है कि आज मतदान के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई। वहीं जगत दल विधानसभा के गारुलिया क्षेत्र में वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष में घायल हुए एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। मालदा में भी पुलिस को गोली चलानी पड़ी। राजधानी कोलकाता सहित उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और हावड़ा में ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों से दिन भर कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और संक्रमण काल में उन तमाम सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके मन में है, जो आपको डरा रहे हैं, जिसे लेकर आपके मन में कोई भ्रम है, शंका है। और एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ है। मैं अब डॉक्टर सूर्यकांत का रुख करना चाहूंगा और वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब हम चाहेंगे। पहला सवाल यह आ रहा है कि कोरोना से संक्रमित हुए थे, अब ठीक हो गए हैं, कितने दिन बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं? ठीक, डॉक्टर सोनिया के पास जाऊंगा मैं। डॉक्टर सूर्यकांत तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर सोनिया, कोरोना संक्रमण ठीक होने के कितने दिन बाद वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए? टिपिकली आप 2 से 3 हफ्ते वेट करिए। जब आप कोविड से रिकवरी कर लेते हैं, सिम्टम से रिकवर कर लेते हैं, उसके बाद कोविड वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते के इंतजार के बाद ही लगवा सकते हैं। और अगर आपकी उससे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख आपको मिल गई है तो क्या फिर वो छोड़ दें उसे? सॉरी, एक सेकंड। अगर सॉरी मेरा कॉल आ रहा था बीच में। हाँ जी, चूंकि लोग कोविन पर आरोग्य सेतु पर रजिस्टर कर रहे हैं, उन्हें एक डेट दी जा रही है, समय दिया जा रहा है, तो फिर उसे छोड़ दें, इंतजार करें 2 से 3 हफ्ते का? अनफॉर्चुनेटली अगर आपके सिम्टम्स, अगर आपको बिल्कुल आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आप फिर भी लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बुखार रहा है और आप अभी रिकवर कर रहे हैं तो रेकमेंडेड है कि अभी आप 2 वीक्स तक वेट करके तब लगवा लीजिए। कई लोग ऐसे हैं जो अभी कोरोना से संक्रमित हैं, उनका इलाज चल रहा है, उन्हें लग रहा है कि शायद वैक्सीन कोई दवाई है, वो जाएंगे वैक्सीन लगवाएंगे तो शायद उनका कोरोना संक्रमण ठीक हो जाएगा। ये कंफ्यूजन दूर करने की भी जरूरत है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वैक्सीन की तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले से गाइडलाइंस आई थी कि आप, अगर आपको फीवर, अगर आपको सिम्टम्स हैं, आपको वैसे भी अवॉइड करना चाहिए उस टाइम पे वैक्सीन लगवाना। क्योंकि आप एक सोचिए, आप जब एक वैक्सीन लगा रहे हो, आप एक बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स आप क्रिएट कर रहे हो। आप राइट अवे एंटीबॉडीज तो बनती नहीं है, वैक्सीन का पर्पस है एंटीबॉडीज बनाना। अब अगर आप वैक्सीन लगा रहे हो और वो एंटीबॉडीज बनने में आपसे एटलीस्ट 3 वीक्स तो लगते हैं, 2 से 3 हफ्ते मिनिमम लगते हैं, तभी वो गैप है 4 से 6 हफ्तों का
बिटवीन टू वैक्सीन के बूस्टर डोज की तरह वो एक्ट करे। तो इसलिए अगर आप बीमार हैं उस समय वैक्सीन लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप इम्यून रिस्पॉन्स आपके अंदर ऑलरेडी है, आपके अंदर तो एक वायरस ऑलरेडी जा चुका है जो आपको इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो वैक्सीन एक्स्ट्रा देने से कोई ऐसे बिल्कुल मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट रेकमेंड। ठीक है, मैं ईरा के पास भी जाऊंगा, कई योग आसन और प्राणायाम उनसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले वैक्सीन को लेकर एक और सवाल डॉक्टर सूर्यकांत। पहली डोज लगवाने के बाद संक्रमित हो गए, अब दूसरी डोज लगवानी चाहिए या नहीं? अगर लगवानी है तो कितने दिन का इंतजार? ठीक है, डॉक्टर स्वाइन से मैं यही सवाल पूछूंगा, क्योंकि दोनों डोज आप भी लगवा चुके हैं डॉक्टर स्वाइन, और पहली डोज के बाद अगर कोई संक्रमित हो जाए क्या करना चाहिए फिर दूसरी डोज के लिए? जब रिकवरी हो जाए उसके 15 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद लगवा सकते हैं। रिकवरी के 15 दिन बाद आप दूसरी डोज लगवा सकते हैं। ठीक है, वैक्सीन से जुड़े जो सवाल थे वो कंफ्यूजन दूर हो गया। मैं ईरा के पास जाऊंगा, और पहली बार में हम वो तमाम योग आसन और प्राणायाम नहीं जो समझ पाए थे, इस बार कोशिश करते हैं ईरा से वो जान पाए आसान से वो आसन जो हर कोई कर सकता है। ईरा, तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको एक क्रिया, इसको हम बोलते हैं कपालभाति। जब हम लोग कपालभाति क्रिया करते हैं तो हम अपने डायफ्राम को एंगेज करते हैं, और जब हम अपने डायफ्राम को एंगेज करते हैं, हमारा डायफ्राम यहाँ पे होता है, तो हमारे हार्ट पे कम प्रेशर पड़ता है, तो ये हमारी ब्रीदिंग में मदद करता है। तो जो लंग्स हमारे वीक हो जाते हैं, जो ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता, ये हम कपालभाति के साथ इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। पहले आप अच्छे से सीधे बैठ जाएं, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, बस लंबी गहरी सांस लें, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, और ऐसे आप कोशिश करें कि आप अपने ब्रीदिंग को, अपनी सांस को बिल्कुल स्लो कर दें। आप ऐसे करें कि सांस को बिल्कुल स्लो और बिल्कुल धीरे कर दें, कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है वो अच्छे तरीके से होए। फिर आप एक लंबी गहरी सांस लें और एक्सहेल करें पेट के बल। आप एक फिंगर भी ला सकते हैं अपने नोज के नीचे, और आप इस फिंगर पे सांस निकालें। तो आपको दिख रहा है कि मेरा पेट जो है एक साइकिल की पंप की तरह है। तो हवा में बाहर निकाल रही हूं, पर जो अंदर हवा आ रही है वो खुद आ रही है। तो अगर आप फिर से इसको ऑब्जर्व करके अच्छी तरीके से देखें, तो आपको समझ में आएगा मैं कैसे कर रही हूँ। मुंह से बिल्कुल हवा नहीं लेनी है, और आपकी छाती और आपके शोल्डर्स बिल्कुल हिलने नहीं चाहिए। दूसरी प्राणायाम मैं आपको दिखाऊंगी, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने हाथ को हम लोग एक मुद्रा बनाते हैं, विष्णु मुद्रा। इस मुद्रा से भी हमको बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं। तो आप ये मुद्रा बनाइए, आपकी मन को स्थिर कर देता है। हाथ को पास लाइए, और अपने आप राइट नॉस्ट्रल को, जहां ये लाइन है नथेली जहां आपको नाक से मिल रही है, आप उसको बंद करें, और अपने उल्टे ओर की नथेली से आप लंबी सांस लें। सांस को धीरे करें, सांस को लंबी करें, फिर दोनों नथेलियां को बंद, थोड़ी देर रोकें, और फिर आप राइट नॉस्ट्रल से आप सांस निकालें धीरे से। फिर से राइट नॉस्ट्रल से सांस अंदर, सांस को रोकिए, और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस बाहर। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस अंदर, सांस को रोकें, राइट नॉस्ट्रल से सांस बाहर। तो अब जैसे आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को क्रिएट करता है, वो बिल्कुल धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट एंड रिलैक्स सिस्टम, वो एकदम से शुरू हो जाता है। तो आपको बस, मैंने 2 बार किया और एकदम से मुझको लगा कि मेरा सब कुछ बहुत ज्यादा स्थिर हो रहा है। तो आप इसको जरूर कोशिश करिए। मैंने आपको ये जो 2 इतने सिंपल हैं, मैं आपको 3 या 4 भी नहीं बता रही हूँ, मैं बस बोल रही हूँ आप कपालभाति आप 5 मिनट करें, अनुलोम विलोम आप 5 करें, और ये कोशिश करें आप कि आप बस, ये भी सिंपल है कि आप बस बैठ जाएं, और जब आप बस बैठ के अगर आप
लंबी धीरी सांस लें अंदर और लंबी धीरी सांस आप निकालें। आप ये कोशिश करिए कि मैं जितना भी कोशिश कर पाऊं अपनी सांस को धीरे से लंबा लूं और बिल्कुल धीरे से बाहर निकालूं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन, वो ज्यादा होती हैं और यही हमारे बॉडी को वो प्राण शक्ति देती है। तो आप ये समझ लें कि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, फिजिकल लेवल में तो है ही, पर कोविड से ये भी हो रहा है और हम इतनी बात नहीं कर रहे हैं कि प्राण शक्ति डिप्लीट हो रही है लोगों से। जब वायरस कोई बाहर का हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहा है तो प्राण शक्ति भी डिप्लीट होती है। तो प्राणायाम बहुत जरूरी है कि हमारी जो प्राण शक्ति है वो भी बड़ी अच्छी रहे। तो फिजिकल लेवल में आप दवाई वगैरह खा सकते हैं पर वो थोड़ी देर ही लास्ट करेगा। जो रियल स्ट्रेंथ होती है, एवर लास्टिंग स्ट्रेंथ होती है, वो आपकी प्राण शक्ति होती है और उसके लिए प्राणायाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सब लोग, अब ये बहुत जरूरी हो चुका है कि सब लोग अपनी लाइफ में प्राणायाम करें। ये प्राणायाम तो ऐसा हमको एक ऐसा गिफ्ट मिला है। मुझको लगता है कि जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, इन लोगों ने हमको प्राणायाम इसलिए दिया है मॉडर्न टाइम्स में कि जब कोविड जैसे बीमारियां, ये मॉडर्न डिजीजेस जब आए तो हमारे पास एंशिएंट मेथड्स हैं कि हम इनको फाइट कर पाए। तो आप ये बस रिलाय मत करिए कि मैं खूब सारी दवाइयां लूंगा, फिर क्रोसिन लूंगा, फिर पैरासिटामोल लूंगा, फिर मैं लोग मैं देख रही हूँ कोविड जो जिनको है इतनी दवाइयां खा रहे हैं वो लोग, इतनी दवाइयां, 10-15 डिफरेंट काइंड्स ऑफ दवाई। तो उससे भी तो रिकवरी चाहिए आपको। दवाई के बाद और क्या बहुत होगा? आसान तरीके आपने बताए हैं जो हर कोई कर सकता है और इसीलिए हम हर रोज योग आसन, प्राणायाम ये भी आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप इसे भी समझ पाएं और इसे कर पाएं। तरन्नुम जी, लेकिन आप उनके लिए क्या कहेंगे जिन्हें कोई लक्षण नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, एंजाइटी से, डर से, घबराहट से वो बीमार हो रहे हैं? तो एक सिंपल मेडिटेशन है जो फुल बॉडी को अगर रिलैक्स करे, क्योंकि जो हमारे 7 चक्रास है, जो 7 एनर्जी पॉइंट्स है, जब ये एनर्जी पॉइंट्स अलाइंड है टू द यूनिवर्स, जो बाहर की शक्तियां हैं उनके साथ अलाइंड है, तो हम बहुत पावरफुल हो सकते। तो उसके लिए एक सिंपल टेक्निक है कि सबसे पहले आप अपने टोज रिलैक्स करिए, अपने फीट रिलैक्स करिए और अपने लोअर बॉडी को, आमतौर पे बहुत स्ट्रेस्ड जो रहता है क्योंकि आप दौड़ रहे हैं, आप बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, यूजुअली लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लेग्स में अक्सर करके लोगों को फील होता है, उसको रिलैक्स करिए। उसको रिलैक्स करने के बाद आप अपने चक्रास पे फोकस करिए। ईच एंड एवरी चक्रा को आप रिलैक्स करते जाइए, अपर बॉडी को रिलैक्स करिए। जब आप ये कर भी रहे हैं तब आप धीरे धीरे ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट करिए। जब आप ब्रीद इन करेंगे तो आप एक लंबी ब्रेथ लेके उसको 2 बार 2 काउंट तक रोक के फिर रिलीज करिए। धीरे धीरे ये करके आपकी जो फिजिकल एंजाइटी है, फुल बॉडी को, थ्रोट चक्रा को रिलैक्स करिए, माउथ को रिलैक्स करिए, अपने आईज, फेस, स्कैल्प, हैंड्स, एवरीथिंग, फुल बॉडी को रिलैक्स करते करते आप रिलैक्स करके ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करिए और अपने आप को सरेंडर करिए कि आपके पास पूरा कंट्रोल है अपनी लाइफ का। और ये जानिए कि जिंदगी में वो लोग नहीं मर सकते हैं जिनका वक्त नहीं आया, और जिनको ये होना है वो होके इस चीज से भी गुजर जाएंगे। ये वक्त की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। ठीक है। डॉक्टर अविंदर सोइन का मैं फिर एक बार रुक करूंगा। सर, ये एक सवाल का जवाब जो डॉक्टर सोनिया दे चुकी हैं, अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इसलिए मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि 1 मई से 18 साल से अधिक के सभी के लिए वैक्सीनेशन ओपन होने जा रहा है। तो अगर कोरोना से संक्रमित थे, ठीक हो गए हैं, कितने दिन बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं? कोरोना संक्रमण ठीक होने के 2 हफ्ते के बाद वैक्सीन लगाना बिल्कुल ठीक है। और वैक्सीन सभी को लगवाना है, चाहे कोरोना से संक्रमित हुए हैं, चाहे नहीं हुए हैं, और प्रिवेंटिव है। एक और सवाल जिसका जवाब भी डॉक्टर सोनी ने दिया, मैं फिर एक बार चाहूंगा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन है। अगर अभी कोरोना से संक्रमित हैं, क्या वैक्सीन लगवाना ठीक होगा या बिल्कुल नहीं लगवानी है जब संक्रमित हैं? तब जब कोरोना के सिम्टम चल रहे हैं तब वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। जब फुल रिकवरी हो जाए और अगर आपकी फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज बाकी है तो उसके 15 दिन के बाद लगवाना चाहिए। रिकवरी होने के 15 दिन के बाद। ठीक। डॉक्टर सोनिया,
भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई है, एक फैक्ट शीट उनकी तरफ से आई है जो कहती है कि पहली डोज के बाद अगर आपको उसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपको दूसरी डोज लगानी है या नहीं लगानी है, या आपको पहले अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए। किन्हें नहीं लगानी चाहिए दूसरी डोज? नहीं, अगर बाय चांस आपको कोई एलर्जी, सिवियर एलर्जी है तो अपने डॉक्टर को जरूर मेंशन करिए और एक बार उनसे कंफर्म कर लीजिए। अगर कोवैक्सीन के पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी है, जब हम एलर्जी कहते हैं कोई सिवियर रिएक्शन हो रहा है, स्पेशली एनाफिलैक्टिक रिएक्शन जिसमें हम कहते हैं कि किसी की सांस रुक रही है, चेहरा फूल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि वो जानलेवा फिर हो सकता है। क्योंकि अगर आपका रिएक्शन हो, एलर्जिक रिएक्शन, सिवियर एलर्जिक रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, तो बाय चांस अगर आपको किसी भी उसके कंपोनेंट से जिससे वैक्सीन बनी है उससे कोई एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करिए और उनको बताइए कि आपको इससे रिएक्शन हुआ है, कि आपको लगाना चाहिए कि नहीं। तो ये हमेशा एक अच्छी बात होती है। देखो, डॉक्टर से हमेशा कोई डाउट हो ना, सवाल पूछ लेना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है कोई सवाल पूछने से। तो मानते हैं कि सवाल पूछ लेना चाहिए और इसीलिए हम आप जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाते हैं ताकि आप लोगों के सवालों का जवाब दे पाएं। इस संक्रमण काल में जो लोगों के मन में सवाल हैं, समस्याएं हैं, शंकाएं हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने दूर करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। दंगा है, उसकी जो आग है अभी भी बुझी नहीं है। लाइफलाइन मानी जाने वाली ट्रेनों में आज शहर के कई अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हुए हैं। मैं फिलहाल बांद्रा में खड़ी हूँ, ये आप देख सकते हैं। इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल को सौंपी है। ज्यादा नुकसान सरोजनी नगर में हुआ है। इस हवाला कांड में सभी बड़ी पार्टियों के नेता फंसे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक गहरी राजनीतिक चाल चली है। इस प्रकार का आरोप लेकर के मैं संसद में नहीं जा सकता। मैं नहीं सोचता कि ये उचित होगा कि मैं उस सरकार में शामिल रहूं जो सरकार मुझे चार्जशीट कर रही है। ये एकदम हमें बेईमान बनाया गया। आपको लगता है कि वो भी उनके खिलाफ भी अगर कोई सबूत है और सीबीआई कोई कदम उठाएगी इस बात? उठाना चाहिए।